Just a second, I have forgotten to wear my mic. Wait. Yeah, now okay. Uh, okay, I hope you are able to hear me properly, right? Okay, welcome. My name is Ritu Ratewal and you are with Unacademy Studios Placebo and this channel is specifically for NEET aspirants. नीट के लिए यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की लाइव क्लासेस मिलती हैं जिसमें से मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। आज मैं तुम्हें एक नया चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, एंडोक्राइन सिस्टम +1 का आखिरी चैप्टर है। वैसे मैं +1 के 2 चैप्टर नहीं पढ़ाना चाहती थी, ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ रहे हैं 6 PM वाली क्लास में, पर क्योंकि बहुत बच्चे एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना चाह रहे थे सो वी विल स्टार्ट विद एंडोक्राइन सिस्टम। आप हमारे चैनल से टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम की ऐप डाउनलोड करेंगे और जैसे ही आप ये लिंक डालेंगे आप हमसे कनेक्टेड हो जाएंगे। फ़ायदा ये रहता है कि कोई भी शेड्यूल इस चैनल का आप मिस नहीं करते हैं, ठीक है। देन आप टीचर्स से कनेक्टेड रहते हैं, टीचर्स वहाँ पे आपसे बहुत सारी बातें करते हैं, सो यू गेट कनेक्टेड टू योर टीचर्स। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए अनअकैडमी प्लस इज़ अनदर प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी जहाँ पे इंडिया के बेहतरीन 40 टीचर इस वक्त अपना नीट का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सब बच्चे अलग अलग स्टेजेस पे हैं, कोई बच्चा किसी का सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है अभी तक, कोई सिलेबस पूरा करके रिवीजन करना चाहता है, कोई रिवीजन करके टेस्ट देना चाहता है। तो अनअकैडमी प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये सभी नीड्स को, इस वक्त की रिक्वायरमेंट को कैटर करता है। 40 टीचर्स के पढ़ाने का फ़ायदा ये होता है कि कोई टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, कोई टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, सो आप जो टॉपिक पढ़ना चाहें आप वो पढ़ सकते हैं वहाँ से। देन सम टीचर्स आर स्टिल कंप्लीटिंग सिलेबस एंड सम आर गोइंग फॉर रिवीजन कोर्सेज। जैसे मेरा क्रैश कोर्स पूरा रिवीजन कोर्स चल रहा है जहाँ पे मैं 4 मंथ्स के अंदर पूरा जो आपका सिलेबस है +1 +2 का उसको मैं आपको रिवाइज कराती हूँ। देन मेरा एक रेगुलर कोर्स भी है जिसमें थोड़ा धीरे चल रहे हैं उन बच्चों के लिए जो वो चैप्टर्स पहली बार पढ़ रहे हैं, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है अभी जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो वहाँ पे पढ़ेंगे। सो आप किसी भी पेज से पढ़ना चाहते हो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं अपना पूरा सिलेबस वहाँ पे पढ़ाती हूँ, जूलॉजी, बॉटनी, एवरीथिंग। और जितने भी मेरे कोर्सेज़ हैं और जितने भी इन टीचर्स के कोर्सेज़ हैं ये सभी के सभी आप अवेल कर सकते हैं एक सब्सक्रिप्शन लेने से। एक सब्सक्रिप्शन लेते ही आप सभी टीचर्स की क्लासेस लगा सकते हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है देख लीजिए। आप प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, फिर इसको इंस्टॉल करेंगे, फ्रंट पेज ओपन करेंगे एंड यू विल गो टू प्लस पे जाने के बाद आप नीट एंड एम्स का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एंड देन यू विल गो टू गेट सब्सक्रिप्शन। उसके बाद अब ये आपको देखना है कि आप ये कितने समय का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। यदि आप ट्रायल बेसिस पे लेना चाहते हैं तो आप 1 या 3 महीने का ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। यदि आपको पक्का पता है कि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं पूरा सिलेबस और अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये 6 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि अभी नीट में हार्डली 5 महीने रह गए हैं। यदि आप +1 के बच्चे हैं, आप पूरा साल अगला साल पढ़ना चाहते हैं तो आप ये 1 ईयर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यदि आप 10th के बच्चे हैं और +1 +2 दोनों पढ़ना चाहते हैं तो आप 2 ईयर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन की लेंथ बढ़ती जाएगी आपको पर मंथ का सब्सक्रिप्शन सस्ता पड़ता जाएगा। तो अगर आप श्योर है कि आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो आप जितना आपका टोटल एक्चुअल आपको पीरियड पढ़ना है आप उतना ले लीजिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, 1 महीने का ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सबसे कॉस्टली पड़ता है अगर सब में कंपेयर करें पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। अब देखो 6 मंथ्स का फीस 24,000 रुपीज़ रहता है, 1 ईयर का फीस 30,000 रुपीज़ रहता है और 2 ईयर्स का फीस 48,000 रुपीज़ रहता है। ये तीनों सब्जेक्ट्स के लिए है। पर मैं ये बात समझती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैम थोड़ा सा और कम हो जाता तो बेटर होता, सो आई एम गिविंग यू अ कोड। वो कोड अगर आप डाल देंगे तो आपको 10% और इस फीस में से कम हो जाएगा। देखिए आपको करना क्या है, किसी पे भी आपने क्लिक कर दिया, मान लो आपने 1 ईयर वाले पे क्लिक किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 30,000 दिखा रहा है, डोंट पे, यहाँ जाइए ये कोड डालिए ऋतु लाइव, ये कोड डाल के अप्लाई बटन दबाइए। आप देखेंगे कि अब ये 30,000 की जगह 27,000 शो कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको 10% फीस ऑफ हो गया है। सिमिलरली 6 महीने वाला आपको 21,600 पड़ेगा, पहले 24 बोला था ना मैंने, तो 10% ऑफ होके 21,600। 2 ईयर्स वाला 43,200 आई थिंक ऐसा कुछ बनेगा।
इसका कोड डालने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको मेरे नोट्स मिलते हैं, जितना भी मैं क्लास में पढ़ाती हूँ उसका PDF यू गेट, देन आपको मेरे बैच में आने का चांस मिलता है। जो मेरे क्रैश कोर्स का बैच शुरू हो चुका है ऑलरेडी उसमें दूसरा चैप्टर मैं कवर करने वाली हूँ, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी कर लीजिए, नहीं तो वही चीज़ें आपको रिकॉर्डेड सेशन में देखनी पड़ेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। मुझे पर्सनली ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत छोटू सा प्यारा सा और ईजी सा चैप्टर है। मैं चैप्टर की शुरुआत थोड़े से बेसिक्स से करना चाहती हूँ। पहले कुछ बेसिक्स बताना चाहती हूँ तुम लोगों को। हम पढ़ते हैं ग्लैंड्स। कोई भी चीज़, यदि कोई चीज़ सिक्रीट कर रही है, कोई भी ऑर्गन, कोई भी सेल यदि कोई चीज़ सिक्रीट कर रहा है तो हम उसको ग्लैंड कह देते हैं। ग्लैंड पूरा ऑर्गन भी हो सकता है, एक सेल का भी ग्लैंड हो सकता है, जैसे हम गॉबलेट सेल आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। सो ग्लैंड्स को बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड ग्लैंड्स इनटू टू मेजर कैटेगरीज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये सुनते हम बहुत ज़्यादा हैं ये दो टर्मिनोलॉजी, पर हम रेयरली जान पाते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। हालांकि मैं यूट्यूब पे पढ़ा चुकी हूँ, एक बार दोबारा सुनो। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट देयर सिक्रीशंस ऑन सम सरफेस। किसी सरफेस पे वो अपना सिक्रीशन डालते हैं। ये सरफेस स्किन का सरफेस भी हो सकता है, जैसे स्वेट, पसीना आ रहा है, ठीक है। ये सरफेस बॉडी के अंदर कोई सरफेस भी हो सकता है, जैसे जितना भी इंजाइम रिलीज होता है वो सब GIT के अंदर वाले सरफेस पे रिलीज होता है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो ये स्टमक है, मान क्या लो, है ही स्टमक, है ही है, दिस इज ह्यूमन स्टमक, ओके। सो द इनसाइड सरफेस लाइक दिस, ये ऐसे ग्लैंड्स बना रहा है, ये अंदर वाला सरफेस ऐसे फोल्ड हो के ग्लैंड्स बना रहा है। दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या गैस्ट्रिक पिट्स, ओके। दिस इज कॉल्ड अ गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को अगर मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाऊं, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड को थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं, यहाँ पे आओ। दिस इज हाउ गैस्ट्रिक ग्लैंड इज। नाउ ये वाले जो नीचे वाले सेल्स हैं, ये वाले सेल्स, ये गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को सिक्रीट कर रहे हैं। गैस्ट्रिक सिक्रीशंस क्या होती है, स्टमक से क्या निकलता है, HCl निकलता है, पेप्सिनोजेन निकलता है। ये सिक्रीशंस ये नीचे वाले सेल्स यहाँ पे सिक्रीट कर रहे हैं, ये वाले सेल्स सिक्रीट कर रहे हैं। और ये वाले सेल्स जो मैं अभी बना रही हूँ ऑरेंज से, ये वाले, सॉरी ऑरेंज से नहीं, येलो से, ये वाले सेल्स यहाँ की सिक्रीशंस को निकलने का रास्ता दे रहे हैं। मान लो ये सिक्रीशंस हैं, वाइट कलर की सिक्रीशंस हैं, ये इस सिक्रीशन को बाहर निकलने का रास्ता दे रहे हैं। What I want to make is, अगर मैं डिटेल में बनाऊं, ये येलो कलर के जो पोर्शन है ये कुछ भी सिक्रीट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ बाहर निकलने का रास्ता दे रहा है सिक्रीशन को। तो इस पोर्शन को मैं डक्ट कह देती हूँ, डक्ट। डक्ट का क्या काम है, जो भी सिक्रीशन है ना व्हाइट कलर की, यहाँ से जो सिक्रीशन निकल रही है, ये सिक्रीशन यहाँ से धीरे 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 बाहर निकल जाएगी। और कहाँ पे निकल रही है, देखो, इट इज कमिंग ऑन द इंटरनल सरफेस ऑफ द स्टमक। किस सरफेस पे आ रही है, ऑन द इंटरनल सरफेस ऑफ द स्टमक। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में हमने क्या सीखा, कि ये अपने सिक्रीशंस हमेशा किसी ना किसी सरफेस पे डालते हैं। आई कैन गिव यू अनदर एग्जाम्पल, पसीने वाले ग्लैंड्स का ले लें, स्वेट ग्लैंड्स का। तो मान लो ये हमारी स्किन है, सपोज दिस इज माई स्किन एंड दिस इज द आर्म, बाजू है ये मान लो, तो यहाँ पे ये ग्लैंड होएगा, पसीने वाला ग्लैंड होएगा, स्वेट ग्लैंड होएगा। एंड स्वेट ग्लैंड से यहाँ पे जो भी सिक्रीशन होएगी, दिस सिक्रीशन विल गो ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। सो दीज ग्लैंड्स ऑलवेज हैव अ डक्ट, थोड़ी सी इनके पास डक्ट रहती है जिससे कि उनकी सिक्रीशन किसी सरफेस पे पास ऑन हो जाती है। तो मैं बोल देती हूँ ग्लैंड्स विद डक्ट होते हैं ये ग्लैंड्स। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स कम टू एंडोक्राइन ग्लैंड। टोटली डिफरेंट वे ऑफ सिक्रीशन, बहुत ही अलग वे ऑफ सिक्रीशन है। क्या होता है इसमें, मान लीजिए कोई ऑर्गन है, सपोज देयर इज अ ऑर्गन, दिस इज एन एंडोक्राइन ऑर्गन, सपोज दिस इज अ थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड है। अब आपको पता है किसी भी ग्लैंड में ब्लड सप्लाई आती है आर्टरी से ब्लड सप्लाई आ रही है। ये आर्टरी ब्रेक डाउन कर रही है यहाँ पे कैपिलरीज में, है ना,
छोटी छोटी कैपिलरीज में ब्रेक डाउन कर रही है। सो दीज आर द कैपिलरीज, और ये सेल्स हैं थायराइड के सेल्स हैं, मान लो दीज आर द सेल्स। थायराइड फॉलिकल बना देती हूँ एक, दिस इज अ थायराइड फॉलिकल, ठीक है, थायराइड के सेल्स हैं। अब इनको थायराइड हार्मोन सिक्रीट करना है, तो ये कैसे सिक्रीट करेंगे, ठीक। सी, इन सेल्स को न्यूट्रिशन देने के लिए, थोड़ा थोड़ा लिक्विड यहां से बाहर निकलता है, ब्लड से कुछ फ्लूइड बाहर निकलता है, और उस फ्लूइड के साथ ऑक्सीजन बाहर निकलती है और ग्लूकोज बाहर निकलता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लूइड हियर राइट नाउ। सेल्स कभी भी सूखे नहीं होते, फ्लूइड होता है उनके ऊपर। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। लिख दूं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है बेटा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑक्सीजन लेके आ रहा है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ही ये CO2 रिलीज कर रहे हैं, CO2 भी रिलीज हो रहा है साथ में। और जब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड अंदर जाएगा, अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड वापस भी जाता है ना, तो ये CO2 वगैरह भी वापस लेके जाता है। लेकिन क्योंकि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये सेल्स कुछ और भी सिक्रीट कर रहे हैं, ये अपना हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। ये येलो कलर में मैंने इसका हार्मोन बनाया है, थायराइड हार्मोन बनाया है मैंने, ठीक है। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ ये थायराइड हार्मोन भी ब्लड में चला जाएगा। सी व्हाट अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, व्हाट अ बिग डिफरेंस। पहली बात तो दीज ग्लैंड्स डू नॉट हैव एनी डक्ट, इनके पास कोई ऐसा स्पेशल डक्ट तो नहीं है कि इस सरफेस पे छोड़ के आना है। ऑल्सो दे डू नॉट सिक्रीट देयर सिक्रीशंस ऑन एनी सरफेस, किसी सरफेस पे नहीं सिक्रीट करते, ये अपनी सिक्रीशंस ब्लड में सिक्रीट करते हैं। दे सिक्रीट देयर सिक्रीशंस इन ब्लड, एंड ब्लड वो पूरी सिक्रीशंस आगे लेके जाएगा। आगे क्या होगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू अ वेन। ये अब क्योंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया, यहाँ पे कैपिलरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएंगी, दिस इज अ वेन, एंड ये वेन का ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा इस तरीके से। सो हॉर्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स की संतान है, ठीक है। एंडोक्राइन सिक्रीशन आप बॉडी में सिर्फ हार्मोन पढ़ते हो, डक्टलेस ग्लैंड भी बोल देते हैं इसको, डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड भी बोल देते हैं इसको। और बाकी सारी सिक्रीशंस एक्सोक्राइन होती हैं आपकी बॉडी में, सारी सिक्रीशंस का मतलब आप कुछ भी सोच लो, मिल्क से लेके, स्वेट से लेके, सलाइवा से लेके, इंजाइम से लेके, जो आपके दिमाग में आ रहा है आप सब सोच लो, म्यूकस से लेके, ईयरवैक्स से लेके, everything that you can think of in your body is a exocrine secretion except hormones. Hormones are secreted by endocrine glands. They don't have any ducts and they secrete their secretions in blood. Am I clear till here? Please tell me. Am I clear till here? Hello my babies, how are you? हाँ जी, आपने ये चैप्टर प्लस पर कंप्लीट करा दिया? हाँ जी, प्लस पर मैंने कंप्लीट करा दिया है ये चैप्टर। ये स्पेशली यूट्यूब वाले बच्चों के लिए है। आई एम गुड, सिंपल वर्मा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओ पुनीत कौर, ओके। नाउ अब हम इसके आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हमने एक बार हॉर्मोन्स को देख लिया। नाउ हॉर्मोन्स अपना एक्शन कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं? ज़्यादातर हॉर्मोन्स ब्लड में जाके किसी और ही पार्ट पे एक्शन करते हैं बॉडी के। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं हॉर्मोन्स की बात करूं, सी हॉर्मोन्स किसी एक ग्लैंड से निकल के, जैसे अभी मैंने कोई ग्लैंड बनाया है, राइट? हॉर्मोन्स किसी एक ग्लैंड से निकल के अब यही ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, है ना? दिस ब्लड विल सर्कुलेट इन कंप्लीट बॉडी, और इस ब्लड में आपका हार्मोन घूम रहा है।
right? So they will most probably work on some organ far away. For example, मान लो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है LH और एक हार्मोन रिलीज होता है FSH, ठीक है? सपोज दीज हार्मोन्स आर LH एंड FSH. मैं इनके बारे में डिटेल में बताऊंगी, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. पिट्यूटरी ग्लैंड के ये हार्मोन्स, पिट्यूटरी हमारे ब्रेन में होता है बच्चों, इसके ये हार्मोन्स जाके पता है कहाँ पे एक्ट करते हैं? ओवरीज में. अगर फीमेल है तो ओवरीज में, अगर मेल है तो टेस्टिस में. कैन यू इमेजिन? सो दीज हार्मोन्स विल एक्चुअली गो टू द सेल्स ऑफ द टेस्टिस. मान लो आई एम मेकिंग अ टेस्टिस हियर. सो सपोज दिस इज अ टेस्टिस. मान लो मैं किसी मेल बॉडी की बात कर रही हूँ, तो टेस्टिस के कुछ सेल्स होते हैं यहाँ पे. देर आर सर्टेन सेल्स हियर जिनके ऊपर ये काम करते हैं. सपोज आई टॉक अबाउट LH. So this LH, it comes in testis and it acts upon special cells of testis called Leydig cells. ये स्पेशल सेल्स के ऊपर एक्ट करते हैं जिनको Leydig cells कहते हैं बच्चों. These are very important cells. हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, हमें पता है Leydig cells की इंपॉर्टेंस क्या है. Leydig cells के ऊपर जब LH एक्ट करेगा तो Leydig cell इसके रिस्पॉन्स में एक और हार्मोन रिलीज करेगा जिसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है. टेस्टोस्टेरोन. सो सोचो कहाँ ब्रेन से हार्मोन निकला है, पिट्यूटरी से हार्मोन निकला है LH, ब्लड में आता 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 टेस्टिस के पास पहुंच गया, टेस्टिस के Leydig सेल पे एक्ट किया और Leydig सेल्स ने टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर दिया. सो ऐसे हार्मोन्स को सर्कुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं बेटा. सर्कुलेटिंग हार्मोन. सर्कुलेटिंग हार्मोन क्या होते हैं? जो कि बॉडी में कहीं दूर दूर एक्ट करते हैं, कहीं से रिलीज होते हैं, कहीं पे जाके एक्ट करते हैं. ठीक है, अब इसी सेल पे क्यों एक्ट किया? अब देखो LH पूरी बॉडी में घूम रहा है, पिट्यूटरी से निकला, और भी तो कहीं कहीं जगह गया होगा ना. सिर्फ टेस्टिस के सेल पे ही एक्ट क्यों किया? पैंक्रियास के सेल पे एक्ट क्यों नहीं कर दिया? ठीक है, स्टमक के सेल्स पे एक्ट क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि हार्मोन की औकात तभी होती है एक्ट करने की जब उस हार्मोन का रिसेप्टर उस सेल के पास होता है. ये तभी एक्ट कर पाया है बिकॉज इट हैज रिसेप्टर्स. इट हैज रिसेप्टर्स फॉर LH. दिस पर्पल कलर में दीज आर LH रिसेप्टर्स. ये LH इन रिसेप्टर्स के ऊपर लगता है तब जाके एक्शन शो कर पाता है. भैया हमारे स्किन के सेल्स पे क्यों नहीं एक्ट कर देता है LH? यू अंडरस्टैंड? Every hormone requires certain receptors so that it can act. Without receptors, no hormone will act. Do you understand me? Do you understand this point? आगे चलूं? Yes, Lakshmi, it is the first lecture of this chapter. चंदन यादव, जितना मैं YouTube पे पढ़ाती हूँ उससे नीट क्वालिफाई किया जा सकता है, लेकिन पूरे चैप्टर्स नहीं पढ़ाती, इसलिए आपको पूरे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे मुझसे. नाउ ये थी बात सर्कुलेटिंग हार्मोन्स की. कभी कभी कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो लोकली भी एक्ट करते हैं. जैसे जनरली तो ऐसा होता है कि एक जगह से निकल के किसी और जगह पे एक्ट करते हैं, वो तो होते हैं सर्कुलेटिंग हार्मोन्स. देन देयर आर सम हार्मोन्स विच एक्ट in the same place where they are released. For example, I'll show you. टेस्टिस की ही बात कर लो. टेस्टिस की ही बात कर लो. टेस्टिस में एक स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल. यहाँ पे सेमिनिफेरस टिब्यूल होता है. एंड ये जैसा कि मैंने आपको बताया, दीज आर दी Leydig cells. Leydig cells. Now, Leydig सेल से क्या रिलीज हो रहा है? Leydig सेल से क्या रिलीज हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन.
विच इज गोइंग इन द ब्लड, ये यहाँ पे ब्लड में जा रहा है टेस्टोस्टेरोन, दिस इज अ ब्लड वेसल इन विच टेस्टोस्टेरोन इज गोइंग लाइक दिस। टेस्टोस्टेरोन का क्या फायदा होगा ब्लड में जाने से? भैया ये मेल सेक्स हार्मोन है। एक लड़के की जो दाढ़ी मूंछ आती है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आती है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से निकल रहा है लेकिन एक्ट पूरी बॉडी पे कर रहा है ना। लड़के की छोटी छोटी मूंछें आ रही है, दाढ़ी आ रही है, जो प्यूबर्टी आती है ना, एक्सियल हेयर आते हैं, प्यूबिक हेयर आते हैं, देन डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स सच एज पीनिस, ये सब टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड है, राइट। पर सर्कुलेटिंग हार्मोन होने के साथ साथ ये एक लोकल हार्मोन भी है। लोकल हार्मोन क्या होता है? लोकल हार्मोन का मतलब होता है कि ये अपने ब्लड में जाने के साथ साथ ये अपने नियर बाई सेल्स पे भी एक्ट करता है, ठीक है। ब्लड में जाके किसी और जगह पे एक्ट करने के साथ साथ ये बिना ब्लड में जाए आसपास के सेल पे भी एक्ट करता है। जैसे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एक सेल है जिसे बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनियम, जिससे कि आगे जाके स्पर्म बनते हैं। ये स्पर्म तभी बन पाते हैं जब ये टेस्टोस्टेरोन अंदर जाके इनके ऊपर एक्ट करता है। सो टेस्टोस्टेरोन इज अ लोकल हार्मोन एज वेल एज अ सर्कुलेटिंग हार्मोन। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर नाउ व्हाट आर लोकल हार्मोन्स जो वहीं पे ही एक्ट कर लें एंड व्हाट आर सर्कुलेटिंग हार्मोन्स जो ब्लड में जाके पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाए। क्लियर? प्लीज नोट दिस डाउन, देन आई कैन मूव फॉरवर्ड। डन? लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। हॉर्मोन्स के बारे में आप मेन बातें सीख चुके हो। अब देखो, हॉर्मोन्स की अगर मुझे डेफिनेशन करनी हो तो मैं क्या कहूंगी? सपोज आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ हॉर्मोन्स। These are chemicals released in blood in trace amounts. बहुत ट्रेस अमाउंट का मतलब होता है थोड़ा, लेस, बहुत ही कम अमाउंट में ये ब्लड में रिलीज होते हैं एंड एंडोक्राइन होते हैं, एंडोक्राइन सिक्रीशंस हैं ये। तो एंडोक्राइन सिक्रीशंस रिलीज्ड इन द ब्लड इन ट्रेस अमाउंट्स, दे आर non-nutrients कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है इनसे, कोई हार्मोन कभी कोई न्यूट्रिशन नहीं देता है, एंड दे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ डिस्टेंट सेल्स। बहुत दूर दूर के सेल्स की फंक्शनिंग को ये अफेक्ट कर सकते हैं। दे आर रिलीज्ड इन ट्रेस अमाउंट्स, दे आर रिलीज्ड इन ब्लड, दे आर नॉन न्यूट्रिएंट एंड दे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ डिस्टेंट सेल्स बाय बाइंडिंग ऑन देयर रिसेप्टर्स। ये भी लिख सकते हो, बाय बाइंडिंग ऑन रिसेप्टर्स। ठीक है, ये इजी सी बात है, इस पे मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगी। मैं अब तुम्हें एक बेसिक बात बताना चाहती हूँ जो कि तुम्हें बार बार तंग करती है। एक हार्मोन और एक न्यूरोट्रांसमीटर में फ़र्क क्या है? हार्मोन क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? देखिए, हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर, बार बार तुम्हें इसमें कंफ्यूज होता है। ट्रांसमीटर, देखो, पहली बात तो एक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, और एक एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है, रिलेटेड टू एंडोक्राइन सिस्टम।
अब देखो, बहुत जगह तुम ये बात पढ़ते हो, इस चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन, है ना, समथिंग कोऑर्डिनेशन, एंड नर्वस सिस्टम वाला जब मैंने तुम्हें चैप्टर पढ़ाया था वो था न्यूरल कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन क्या है, ये क्या खेल रहे हैं हम, कोऑर्डिनेशन। सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे जाके तुम्हारे बहुत काम आएगा। आपकी बॉडी को कोई काम करना है तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपकी बॉडी का एक ऑर्गन उस काम में साथ दे और आपकी बॉडी का दूसरा ऑर्गन उस काम में साथ ना दे। मान लो आपको भागना है, यू वांट टू रन, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपका लंग्स पूरा तेजी से काम कर रहे हैं, क्योंकि लंग्स को तेजी से काम करना पड़ेगा ज़्यादा एयर प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन आपका से डाइजेस्टिव सिस्टम आपका काम ना करे, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा कम काम करना होता है जब आप रनिंग कर रहे होते हो। सो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज सपोज टू स्टॉप अ लिटिल बिट, क्योंकि आपकी एनर्जी डाइजेशन में नहीं जानी चाहिए उस वक्त, आपकी एनर्जी रनिंग में जानी चाहिए। सो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम बात ना माने तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहे मुझे क्या है, मैं तो चलूंगा, पूरा चलूंगा, तो हम इतनी एफिशिएंटली रन नहीं कर पाएंगे ना। This is bad for your body. Your body needs to be coordinated. All of your organs should be working in one direction. एक काम जो तुम्हारी बॉडी करना चाह रही है, पूरा ऑर्गन्स तुम्हारा उसी काम के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ओके, देन फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे हाथ पे एक छोटा सा सांप दिखाई दे जाए तुम्हें, ठीक है, सो योर होल बॉडी इज सपोज टू रिस्पॉन्ड टू इट, ठीक है। अब मान लो कोई चीज रिस्पॉन्ड कर रही है, कोई चीज नहीं रिस्पॉन्ड कर रही, देन तो तुम्हारा जान को खतरा है ना। योर होल बॉडी इज सपोज टू रिस्पॉन्ड टू दैट वन इमरजेंसी कंडीशन। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। बॉडी में कोऑर्डिनेशन, पूरे ऑर्गन्स का तालमेल दो सिस्टम्स की वजह से आता है, एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम मिलके कोऑर्डिनेशन लाते हैं बॉडी में। अब दो सिस्टम्स क्यों चाहिए आपको, इनके दोनों का ना, देखो नर्वस सिस्टम ना बहुत जल्दी शुरू होता है काम करना और बहुत जल्दी उसका एक्शन थोड़ा कम भी हो जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम बहुत समय तक बॉडी को कोऑर्डिनेट करता रहता है, कई दिनों तक उसका असर देखने को मिल जाता है। और एंडोक्राइन सिस्टम बहुत सारे सेल्स को एक साथ अफेक्ट कर सकता है। सो दोनों का अपना अपना रोल है, एंडोक्राइन सिस्टम का अपना रोल है, नर्वस सिस्टम का अपना रोल है। अब देखो इनमें डिफरेंस सीखते हैं हम, न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन में डिफरेंस क्या है। जब भी कोई न्यूरॉन, ये न्यूरॉन बना रही हूं, किसी और न्यूरॉन से बात करना चाहे, इट वांट्स टू टॉक टू अनदर न्यूरॉन, तो इस एरिया में जो बीच का स्पेस होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, साइनैप्स। साइनैप्स में पहला न्यूरॉन कुछ केमिकल रिलीज करेगा जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। फर्स्ट न्यूरॉन विल रिलीज सर्टेन केमिकल्स विच आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर अगले न्यूरॉन पे कैसे एक्ट करेंगे, अपनी मर्जी से एक्ट नहीं कर सकते, अगले न्यूरॉन के पास न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर होने चाहिए। सो न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑल्सो नीड रिसेप्टर्स। लेट्स मेक इट, these are the receptors for this neurotransmitter. बिना रिसेप्टर के काम नहीं कर सकता। सो एनी केमिकल, अगर मैं न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिनेशन बोलूं, एनी केमिकल विच इज रिलीज्ड फ्रॉम अ न्यूरॉन, पहली बात तो न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा रिलीज्ड फ्रॉम अ न्यूरॉन होना चाहिए, फ्रॉम अ न्यूरॉन एट साइनैप्स। साइनैप्स पे केमिकल रिलीज हुआ न्यूरॉन के द्वारा, वही न्यूरोट्रांसमीटर कहलाएगा और कोई न्यूरोट्रांसमीटर नहीं कहलाएगा। अगर न्यूरॉन कोई ब्लड में केमिकल रिलीज कर देता है ना, तो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं कहेंगे उसको, भैया न्यूरोट्रांसमीटर कहलाने के लिए आपको साइनैप्स में ही रिलीज करना पड़ेगा केमिकल, ठीक है। एनी सेल, हार्मोन तुम लोगों को पता चली गया है, एनी सेल विच इज रिलीजिंग देयर केमिकल्स इन ब्लड, so these chemicals will be called hormones. These chemicals will be called hormones. तुमको जान के हैरानी होगी, आगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी कि कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं एंड वो ब्लड में रिलीज कर देते हैं। तो ऐसे केमिकल्स को तुम क्या कहोगे, वो प्रोड्यूस न्यूरॉन से रहे हैं लेकिन साइनैप्स में नहीं हो रहे, ब्लड में हो रहे हैं। ऐसे केमिकल्स को हम हॉर्मोन्स ही कहते हैं। So there are certain neurons
which will release hormones. Am I clear with this? Please tell me. हाँ जी हाँ जी हामिद, मैंने आपका क्वेश्चन नहीं देखा है। अच्छा, हैरानी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ओह अफरोज, थैंक यू। ओके, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं मिल रहा मुझे। हामिद हामिद, ओके मैं आगे पढ़ा रही हूँ। ओके नेक्स्ट प्लीज। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन जानने के बाद अब हम हॉर्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स कुछ की लोकेशन पढ़ सकते हैं जो मेन है, जो कि अब एनसीईआरटी की बातें हम शुरू कर रहे हैं। चलिए, ये रहा हमारा मदन लाल, दिस इज मदन लाल। ओके यू कम हियर। ओके, थोड़ा सा जगह कम बची है मेरे पास मदन लाल बनाने के लिए, बट दिस इज बेसिक मदन लाल, ठीक है। 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स मदन लाल के ब्रेन में हैं, मतलब तुम सबके भी ब्रेन में है। देयर इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड हियर विच इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, एंड हाइपोथैलेमस के नीचे एक और ग्लैंड लगा होता है जिसको कहते हैं पिट्यूटरी। सो ये स्ट्रक्चर है पिट्यूटरी and this is hypothalamus. I'm going to mark it. एक और ग्लैंड है जो कि बैक ऑफ द ब्रेन पे यहां पे लगा होता है, जिसे कहते हैं पीनियल ग्लैंड। आपको लोकेशन पता होनी चाहिए सभी ग्लैंड्स की। 3 ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल, विच आर लोकेटेड इन द ब्रेन ऑफ अ पर्सन, इन द ब्रेन ऑफ ए ह्यूमन। नाउ यहाँ पे थ्रोट पे चले जाओ। थ्रोट पे आपको याद है, थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम याद है, यहाँ पे लैरिंग्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है। तो वॉइस बॉक्स के नीचे की साइड यहाँ पे एक और ग्लैंड लगा होता है, ऐसे बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड लगा होता है इस तरीके से, अ बिग ग्लैंड कॉल्ड थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड को थोड़ा उल्टा करो। थायराइड ग्लैंड एक्चुअली मैं अगर पीछे से देखूं तो मैं कुछ ऐसा नजर आएगा, समथिंग लाइक दिस। ओके नाउ something like this. थायराइड ग्लैंड को अगर बैक साइड से देखेंगे तो ये ऐसे फोल्डेड होता है, समझ रहे हो? अंदर अगली साइड से एक तितली जैसी शेप होती है और पिछली साइड से ऐसे फोल्डेड होता है। जहां से ये फोल्डेड होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4 मटर के शेप के ग्लैंड्स लगे होते हैं। देयर आर 4 ग्लैंड्स ऑन द बैक साइड ऑफ थायराइड। दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड पैराथायराइड ग्लैंड्स। सो अभी तक हमने 5 ग्लैंड पढ़ लिए हैं, 3 इन द ब्रेन, 2 इन द नेक। तो पैराथायराइड यहाँ पे नहीं नजर आ रहे क्योंकि पैराथायराइड बैक साइड पे है, आपको नजर आ ही नहीं सकते। देन इसके जस्ट नीचे यहाँ पे, जहाँ पे हार्ट का टॉप पोर्शन है, हार्ट यहाँ पे कहीं है, हार्ट यहाँ पे कहीं है, हार्ट के ऊपर की साइड यहाँ पे एक और ग्लैंड है। देयर इज वन मोर ग्लैंड हियर विच इज कॉल्ड थाइमस। थाइमस यहाँ पे कहीं मदन लाल की किडनीज हैं, किडनीज आर समवेयर हियर, ठीक है। किडनी के ऊपर रखा होता है ग्लैंड, जैसे किडनी की कैप है ऐसा लगता है देखने में। सो इट इज लाइक अ कैप ऑन टॉप ऑफ किडनी, हैट लाइक दिस। इट इज कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल, रीनल मतलब किडनी, एड्रीनल रीनल के ऊपर।
so it's a pair of adrenal gland, right? Then यहाँ से नीचे आएंगे, यहीं कहीं पे किडनी से थोड़ा ऊपर पैंक्रियाज आना चाहिए। एनसीईआरटी में चेक करना पड़ेगा कि किडनी के ऊपर बना है किडनी के नीचे बना है। रुको मैं चेक करके बताती हूँ। किडनी से थोड़ा ऊपर ही बना है, सही है। यहाँ पे यू हैव अ ग्लैंड कॉल्ड पैंक्रियास, देन बिकॉज मदन लाल लड़का है तो मदन लाल के पास होगा टेस्टिस, समवेयर हियर देयर विल बी टेस्टिस। अगर मदन लाल लड़की होती तो इसके पास टेस्टिस की जगह क्या रहता? ओवरीज। ठीक है, ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है। और भी बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। योर पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, इट हैज मेनी एंडोक्राइन सेल्स। ओके, देयर आर किडनी, इवन किडनी हैज एंडोक्राइन सेल्स, your skin has endocrine cells, so lot of organs have small endocrine cells। तो वहाँ ये चीज़ मैंने यहाँ पे बनाई नहीं है, जो मेजर सेल्स, जो मेजर ग्लैंड्स हैं उनकी बात मैंने यहाँ पे की है। ओके, सो दिस इज प्रिटी इजी। ये बहुत इजी है क्योंकि अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा डीप में चलते हैं चैप्टर के। लेट्स स्टार्ट। मैं तुम्हें आज हल्का हल्का आइडिया दूंगी कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी आपस में कैसे जुड़े होते हैं। देखो, तुमने कभी बैंड देखा है, बैंड बाजा, या कोई भी तुमने म्यूजिकल कॉन्सर्ट देखा हो तो देयर इज वन पर्सन हु इज डूइंग इन फ्रंट लाइक दिस, राइट? एंड एवरीबडी उसके हिसाब से सब अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी आर दोज बैंड लीडर्स। ये मास्टर्स हैं। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी का मास्टर है और पिट्यूटरी बॉडी के ज़्यादातर ग्लैंड्स का मास्टर है। पिट्यूटरी कंट्रोल्स सो मेनी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी कंट्रोल्स थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी कंट्रोल्स एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी कंट्रोल्स ओवरीज, पिट्यूटरी कंट्रोल्स टेस्टिस। बहुत ही कम ग्लैंड्स ऐसे हैं जो पिट्यूटरी के चंगुल में नहीं आए, जैसे कि पैंक्रियास, ये पिट्यूटरी कंट्रोल नहीं करता। ठीक है, पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस को ब्लड शुगर कंट्रोल करती है, जो कि मैं तुम्हें आगे जाके सिखाऊंगी। सिमिलरली पैराथायरॉयड ग्लैंड को पिट्यूटरी कंट्रोल नहीं करता, ब्लड कैल्शियम लेवल इसको कंट्रोल करता है, जो कि मैं तुम्हें आगे जाके सिखाऊंगी। ठीक है, सो ज्यादातर ग्लैंड्स पिट्यूटरी के चंगुल में फंसे हुए हैं। और पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। आओ मैं तुम्हें हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का कनेक्शन समझा देती हूँ हल्का हल्का सा। मेन बातें आज सीख लेते हैं हम। See, so I am imagining this person to face that side। ये बंदा उस साइड फेस कर रहा है, तब तुम लोगों को अब समझना है कहाँ पे क्या है। देखो, this is hypothalamus, this is hypothalamus, okay, and hypothalamus is attached to pituitary through this tube-like structure, this stalk called infundibulum। ओके, नाउ दिस infundibulum ये नीचे लोअर साइड पे पिट्यूटरी से अटैच्ड है, जो कि एक्चुअली में दो पार्ट्स की बनी हुई है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ पिट्यूटरी एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ पिट्यूटरी। ओके, एंड ये बंदे की आईज यहाँ पे हैं कहीं पे, सो यू कैन इमेजिन इट इज समवेयर हियर। दीज आर द आईज ऑफ दिस पर्सन। मदन लाल की आंखें यहाँ पे हैं। ठीक है, सो दिस इज द फ्रंट पोर्शन ऑफ दैट दिस पर्सन। नाउ ये जो मैंने पर्पल कलर में बनाया है, दिस इज कॉल्ड adenohypophysis। Adenohypophysis, and this is called neurohypophysis।
नाउ ये अनाटमिकल यूनिट्स हैं. व्हाट आर द अनाटमिकल यूनिट्स? मतलब कोई चीज़ अनाटमिकली डिवाइडेड है दो पोर्शंस में, ठीक है. फंक्शनली डिवाइडेड नहीं है, फंक्शनली तो और भी ज़्यादा अंदर डिवाइडेड है. अनाटमिकली इसके दो पोर्शंस नजर आते हैं. आगे वाले पोर्शन को एडिनोहाइपोफाइसिस बोल देते हैं, पीछे वाले को न्यूरोहाइपोफाइसिस बोल देते हैं. दिस इज वेरी क्लियर. नाउ एडिनोहाइपोफाइसिस फंक्शनली दो और पार्ट्स में टूटा हुआ है. मतलब फंक्शनल क्या कौन फंक्शन करता है उसके हिसाब से दो और पार्ट्स हैं इसके अंदर. देर आर टू पोर्शंस हियर. देर इज वन लार्जर पोर्शन and there is one smaller portion. Okay, so let's color this because without coloring तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होएगा. and this is one smaller portion and then there यहाँ पे भी एक फंक्शनल पोर्शन है. यहाँ पे like this. तुम इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्क्रॉटम होता है ना. स्क्रॉटम वो बैग होता है ना स्क्रॉटम में. और स्क्रॉटम के अंदर जो फंक्शनल यूनिट होती है वो टेस्टिस होती है. जो एक्चुअल में काम कर रही है वो टेस्टिस काम कर रही है. तो तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो ये एडिनोहाइपोफाइसिस स्क्रॉटम की तरह है और ये एक्चुअली में काम कर रही है. बस यहाँ पे एक की जगह दो टेस्टिस हैं. समझ रहे हो ना. ये दो फंक्शनल यूनिट्स हैं. जो बड़े वाली फंक्शनल यूनिट है इसको कहते हैं हम पार्स डिस्टालिस. पार्स डिस्टालिस. इसी को एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहा जाता है. एंटीरियर पिट्यूटरी. आई होप ये खचपच मच गया बट एंटीरियर पिट्यूटरी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है. एंड इसको बोला जाता है पार्स इंटरमीडिया. एंड इस पीछे वाले को बोला जाता है पार्स नर्वोसा. ये फंक्शनल यूनिट्स हैं. ये फंक्शनली जो एक्चुअली में हार्मोन बना रही है कुछ काम कर रही है वो ये वाली अंदर वाली यूनिट्स हैं, ठीक है. देखो मैं तुम्हें कुछ अच्छी बात बताती हूँ. पिट्यूटरी जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेट में होते हैं तो उसकी 3 लोब्स होती हैं, 2 लोब्स नहीं होती, ठीक है. सो एम्ब्रियोनिक स्टेट में यही बता देती हूँ. एम्ब्रियोनिक स्टेट में पिट्यूटरी समथिंग लाइक दिस, ठीक है. तो ये आगे वाला एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, बीच वाला इंटरमीडिएट या मतलब कि मिडल वाला पिट्यूटरी और ये वाला पीछे वाला पिट्यूटरी. फिर आगे जब हम बेबी का डेवलपमेंट होता है वूम में तो ये जो बीच वाला होता है ना, ये जो बीच वाले के सेल्स हैं, ये वाले येलो वाले, ये वाले सेल्स, ये आगे वाले में जाके अटैच हो जाते हैं. तो बीच वाले का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है. तो ये जो येलो वाले सेल्स है ना ये बेसिकली मिडल लोब के सेल्स हैं. अब मिडल लोब तो खत्म हो गया, अब ये सेल्स कहाँ जाएंगे? सो दे विल गेट अटैच टू द फ्रंट लोब. इसीलिए फ्रंट लोब के 2 पार्ट्स हैं. ये वाइट वाले दे आर द एक्चुअल सेल्स ऑफ द फ्रंट लोब एंड दीज आर द सेल्स ऑफ द मिडल लोब who have transferred to the front lobe. So that's why it's called pars intermedia. Intermediate lobe, बीच वाली लोब के सेल्स हैं ये. Am I very clear on this? Thank you, Prithviraj. Am I very clear on this? Please tell me. प्रियांशु, ओके. और अच्छा, ओके. नाउ आगे चल रहे हैं हम लोग. आगे चल रही हूँ मैं. नाउ लिसन टू मी. एंटीरियर पिट्यूटरी, ये एडिनोहाइपोफाइसिस है पूरा, ठीक है. एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रही हूँ. इसकी जिंदगी का कुछ सच है, ठीक है. एडिनोहाइपोफाइसिस इज एक्चुअली में ब्रेन का पार्ट होता ही नहीं है. होता क्या है देखो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मैं तुम्हें बताती हूँ क्या होता है. जब ये ब्रेन डेवलप हो रहा है, मान लो दिस इज द स्कल, ये स्कल है, ठीक है. स्कल में ब्रेन छुपा हुआ है. तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस डेवलप हो रहा होता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है. और हाइपोथैलेमस जिस टिश्यू से डेवलप होता है उसी टिश्यू से पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी डेवलप होता है. दिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी इट डेवलप्स फ्रॉम द सेम टिश्यू. सो हाइपोथैलेमस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बहुत प्यार होता है क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसके सगे बेटे जैसा है, ठीक है, क्योंकि ये सेम टिश्यू से डेवलप हो रहे हैं. नाउ
एंटीरियर पिट्यूटरी कैसे डेवलप होता है, यहाँ पे ना, जहाँ पे मान लो ये मदन लाल का आगे ये फेस है, तो जब बेबी डेवलप हो रहा होता है तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, देयर इज अ मेम्ब्रेन हियर विच इज कॉल्ड नेजोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस मेम्ब्रेन का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। इस मेम्ब्रेन से एक पाउच निकलता है, ठीक है, एक पाउच निकलता है और वो पाउच ऊपर की साइड जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है और अल्टीमेटली यहाँ पे आके अटैच हो जाता है लाइक दिस। सो एंटीरियर पिट्यूटरी इज एक्चुअली हाइपोथैलेमस के टिश्यू से नहीं बना हुआ है, एंटीरियर पिट्यूटरी बाद में आके चिपका है, तो ये उसके गोद लिए हुए बेटे जैसा होता है, अडॉप्टेड बेटे जैसा होता है। सो एंटीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, इसको गालियां देता है, इसको इसके साथ गंदा व्यवहार करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी, इस पाउच को बोलते हैं रथकेज पाउच, रथकेज पाउच। दिस पाउच अटैचेस टू द अपर पार्ट, जो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी बनता है। सो ये बिहेवियर तुम्हें बात याद रखनी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस का सगा बेटा है और एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस का सौतेला बेटा है, इतनी बात याद रखनी है ना। एक और चीज अब सीखने ही लगे तो सीख लो, ये जो नीचे बोन है ना, अब तुम लोगों ने अगर बोन वाला चैप्टर पढ़ा है मुझसे, तो दिस बोन यू रिमेंबर इज स्फीनॉइड बोन। विच बोन इज दिस? दिस इज स्फीनॉइड बोन, बेस ऑफ स्कल पे मिलती है ना। स्फीनॉइड बोन के अंदर एक कैविटी रहता है, एक डिप्रेशन रहता है, यहाँ पे ऐसे एक डिप्रेशन रहता है जिसमें ये पिट्यूटरी ग्लैंड आराम से बैठा होता है ऐसे। पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिटिंग ऑन दिस डिप्रेशन लाइक दिस। पिट्यूटरी no. Pituitary gland is sitting on a depression in the sphenoid bone. This depression is called sella turcica because it's given in NCERT, so it's very important. This depression here, ये जो depression है, this depression here is called sella turcica. तो sella turcica कुछ नहीं है, it's a depression in sphenoid bone. डिप्रेशन मतलब गड्ढा, जिन बच्चों को नहीं पता है, इन स्फीनॉइड बोन। एम आई क्लियर विद दिस पार्ट? आगे चलूं? यस, इंदिरा राइट, हामिद राइट। नाउ हमने इस बात से क्या सीखा है कि मतलब बहुत बुरा व्यवहार होता है यार, एडिनो हाइपोफाइसिस के साथ बहुत बुरा व्यवहार है, न्यूरो हाइपोफाइसिस के साथ बहुत ही प्यार जताता है हाइपोथैलेमस। तो देखो कितना गंदा बिहेवियर है, यहाँ पे देखो, हाइपोथैलेमस विल हैव सम न्यूरॉन्स हियर, देयर आर सम न्यूरॉन्स इन द हाइपोथैलेमस, और ये न्यूरॉन्स न्यूरोट्रांसमीटर ना रिलीज करके हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं? क्योंकि ये न्यूरॉन्स जो भी केमिकल रिलीज करते हैं वो ब्लड में डाल देते हैं, ओके, वो साइनैप्स पे नहीं डालते। तो दीज न्यूरॉन्स आर एक्चुअली रिलीजिंग हॉर्मोन्स। अब ये हॉर्मोन्स ब्लड में जाएंगे। अब ब्लड में तुम्हें पता है, किसी भी ऑर्गन का ब्लड, ये दिस लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये हार्ट है, तुम लोगों को पता है कि यहाँ से ब्लड निकलता है ना, ये आर्टरी है, ये भी आर्टरी है, ये भी आर्टरी है, ये सब ऑर्गन में घुसती है आर्टरी, बहुत सारी आर्टरीज होती हैं, ये अलग अलग ऑर्गन्स में घुसती हैं ब्लड लेके। अब यहाँ से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, ऑल द डीऑक्सीनेटेड ब्लड इट गोज इनटू हार्ट लाइक दिस। यहाँ से वेना कावा बनती है, वेना कावा हार्ट में जाती है, ऐसे होता है ना। सभी ऑर्गन्स का डीऑक्सीनेटेड ब्लड सीधा हार्ट में जाता है। कभी भी एक ऑर्गन का डीऑक्सीनेटेड ब्लड दूसरे ऑर्गन में तो नहीं आता ना। बट कभी कभी ऐसा होता है, समटाइम्स इट हैपन्स दैट द डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑफ वन ऑर्गन goes directly into another organ instead of going to the heart. It goes into another organ. What is this called? I have told you earlier. When deoxygenated blood of one organ enters into another organ, what is it called? Please tell me. What is it called? मैं जवाब का वेट कर रही हूं।
I am waiting for your answer. What is it called? When the deoxygen, yes, Ankit Singh, very right. It is called portal system. Very right. Ganesh, right. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. It is called a portal system. It is called a portal system. ऐसे पोर्टल सिस्टम्स सिर्फ दो देखने के लिए मिलते हैं आपको ह्यूमन बॉडी में. वन पोर्टल सिस्टम इज व्हेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन गोज टू लिवर. इसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. देन देयर इज वन मोर पोर्टल सिस्टम विच आई विल शो यू हियर. सी, हाइपोथैलेमस का यहां से ब्लड आया, मान लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके यहाँ पे कैपिलरीज में ब्रेक डाउन हो गया. कैपिलरीज में ब्रेक डाउन हो गया है ना, यहाँ पे ऐसे कैपिलरीज में ब्रेक डाउन हो गया. अब यहाँ से ऑक्सीजन छिन गई, ऑक्सीजन ले ली सेल्स ने, CO2 रिलीज कर दी. अब ये ब्लड डीऑक्सीनेटेड हो गया. दिस ब्लड इज डीऑक्सीनेटेड नाउ हियर. नाउ दिस डीऑक्सीनेटेड ब्लड इट विल नॉट रिटर्न टू हार्ट. ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड में बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं जो कि इन सेल्स ने सिक्रीट किए हैं, एंड दीज हॉर्मोन्स आर इन दिस ब्लड. नाउ इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड में हाइपोथैलेमस के बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं. अगर ये सीधा हार्ट में चला गया तो ये हॉर्मोन्स डाइल्यूट हो जाएंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे, अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे. सो वी सी अ पोर्टल सिस्टम हियर, जहां पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑफ हाइपोथैलेमस goes down to pituitary. Deoxygenated blood of hypothalamus goes down to pituitary so that यहाँ पे ये फिर से कैपिलरीज में ब्रेक डाउन हो जाएगा. You know why? ऐसे से कैपिलरीज में ब्रेक डाउन हो जाएगा ना. Why? So that all the hormones can be, these hormones can be released here and ये पिट्यूटरी पे एक्ट कर सकें. You get my point? Hormones will be picked up from the hypothalamus and will be released in pituitary. और ये हॉर्मोन्स कोई अच्छे हॉर्मोन्स नहीं है, ये इसको कमांड देते हैं. जैसे घोड़े को चाबुक मारा जाता है ना, चलो अब चलो. जब घोड़े को चाबुक मारा जाता है अब रुक जाओ, ऐसे ये अपने सौतेले बेटे के लिए बिहेव करता है. यहाँ से ये ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज करता है जो कि पिट्यूटरी को ये बताएंगे, एडिनोहाइपोफाइसिस वाले पार्ट को ये बताएंगे कि कब इसको अपने हॉर्मोन्स रिलीज करने और कब इसको अपने हॉर्मोन्स रोकने हैं. सो हाइपोथैलेमस रिलीजेस टू टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स फॉर एडिनोहाइपोफाइसिस स्पेशली. ये सब पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ नहीं हो रहा है. पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो लाडला बेटा है, राजा बेटा है, उसके साथ क्यों होगा? सब कुछ इसके साथ हो रहा है. इट विल रिलीज टू टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स हियर. One is called releasing hormones. One group is called releasing hormones, other group is called inhibiting hormones. ठीक है. अगर ये चाहता है कि ये कोई हार्मोन रिलीज करे तो यहां से रिलीजिंग हॉर्मोन्स निकलेंगे कि भैया तू अब रिलीज कर अपने हॉर्मोन्स को आगे. अगर ये चाहता है कि ये चुप हो जाए, कुछ भी ना रिलीज करे, तो ये इनहिबिटिंग हार्मोन का चाबुक डालेगा, चाबुक मारेगा इसको और ये इनहिबिट हो जाएंगे. ठीक है. तो मतलब गंदा गंदा व्यवहार. अच्छा, अब इस यहाँ पे कुछ बातें याद करने की है, जैसे कि किसी भी हार्मोन में R वर्ड आ जाए, ठीक है, जैसे TRH, तो तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है या पिट्यूटरी से. R वर्ड आते समझ जाओ हाइपोथैलेमस का है, क्योंकि रिलीजिंग हॉर्मोन्स आर ऑलवेज सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस. किसी भी हार्मोन के नाम पे I आ जाए, जैसे PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, तो सोचने की जरूरत नहीं है, जान लो अगर इनहिबिटिंग वर्ड आया तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा. एम आई क्लियर अबाउट दिस? ठीक है. दूसरी बात जो जानने की है, इन सेल्स को, ऐसे न्यूरॉन्स जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं, उनको न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कहा जाता है. न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कहा जाता है. सो दे आर स्पेशली मॉडिफाइड न्यूरॉन्स सिक्रेटिंग हॉर्मोन्स. देन थर्ड बात, इसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि जिन लोगों के साथ सबसे बुरा होता है लाइफ में, जो सबसे ज़्यादा दुख देखते हैं, वो ही काबिल बनते हैं.
क्योंकि बिकॉज इतने वो टफ हो जाते हैं, वो सीख जाते हैं लाइफ के लेसन्स, दे बिकम वेरी एबल। जो मैं तुम लोगों को कहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम पैसे नहीं है, मैम ये क्या करें वो क्या करें, कुछ नहीं, ये तुम्हारी परीक्षाएं हैं, तुम बहुत बड़े बनोगे, ऊपर जाओगे बहुत, अगर तुम इस टाइम में हिम्मत रख गए तो वैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ है। एंटीरियर पिट्यूटरी goes to become the king of all other endocrine glands। यही तो किंग है एक्चुअली, इसी के हॉर्मोन्स तो आगे जाके सबको कंट्रोल करते हैं, थायराइड को, एड्रिनल ग्लैंड को, टेस्टिस को, ओवरी को, सबको तो ये कंट्रोल करते हैं। ओके, सो जितना इनके साथ बुरा हो रहा है आगे ये उतने ही ग्रेट बनते हैं। ये है बिगड़ा हुआ लड़का, ये कहता है मैं कुछ सिक्रीट नहीं करूंगा। क्यों? तुम लोगों को पता है जो अमीर लोग हैं जो अपने बच्चों को सिखाते नहीं है, ठीक है, उनके बच्चे निकम्मे हो जाते हैं, तो ये हो रखा है निकम्मा। ये फिर भी इसको प्यार कर रहा है। हाइपोथैलेमस कह रहा है डोंट वरी बेबी, आई विल हेल्प यू आउट। यहाँ पे इसके न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स जो हैं, यहाँ पे न्यूरॉन्स है ना, ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए हार्मोन सिक्रीट करूंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आई विल सिक्रीट, और लोगों को लगेगा तुमने सिक्रीट किया है। कैसे? मैं यहाँ पे बनाऊंगा, देखो ये न्यूरॉन्स ऐसे जा रहे होते हैं नीचे, ऐसे जा रहे होते हैं, ऐसे ऐसे। अब क्या है, यहाँ पे हार्मोन बन रहे हैं, देखो न्यूरॉन है तो हार्मोन कहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे, सेल में, सेल बॉडी में बनेंगे। सो एक्चुअली में न्यूरॉन कहाँ पे बन रहा है, हाइपोथैलेमस में बन रहा है, लेकिन यहाँ से बन के यहाँ नीचे जा रहा है, यहाँ पे नीचे जा रहा है, और यहाँ पे एक्सॉन में ये कह रहा है बेटा तुम्हें स्टोर भी करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने ही एक्सॉन में स्टोर कर लूंगा, ये लो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट जब मैं सिग्नल दूं तो तुम्हें यहाँ से ये रिलीज कर देने हैं, ऐसे करके रिलीज कर देने हैं ब्लड में। दैट इज ऑल यू हैव टू डू। ठीक है, लोगों को लगेगा कि तुमने सिक्रीट किए हैं, लेकिन हम जानते हैं एज साइंस स्टूडेंट्स कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्चुअली में डज नॉट मैन्युफैक्चर एनी हार्मोन, सिंपली they release the hormones which are being manufactured by hypothalamus itself in its neurosecretory cells which are going back into the posterior pituitary। यहाँ पे कोई पोर्टल सिस्टम वाला कोई रोल नहीं है, पोर्टल सिस्टम सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए, सौतेले बेटे के लिए। पोर्टल सिस्टम में एक और चीज बतानी है, इस वेन को, ये वेन है ना, दिस इज कॉल्ड हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। Am I clear on this diagram? Am I clear on this diagram? Okay. So now, I hope I am very clear about this. आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगी। ये चैप्टर बहुत ही प्यारू सा है, छोटा सा है, तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक 5-6 क्लासों के अंदर ये ख़त्म हो जाना चाहिए, हो सकता है थोड़ा सा और टाइम लग जाए। सो इफ़ यू लाइक दिस क्लास, मुझे कमेंट्स में बताना इफ़ यू लाइक दिस क्लास, एंड आप वीडियो लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी है तो। मुझे पता है तुम लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, ड्रामे मत करो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हें सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ तुम टेलीग्राम पे आ जाओ। सो टेलीग्राम पे कोई नोटिफिकेशन मिस होता ही नहीं है। वहाँ पे मैं छोटी सी क्लिप डाल देती हूँ, तो वो क्लिप में मैं आपको पूरे दिन का शेड्यूल बता देती हूँ कि 4 बजे क्या कराऊंगी, 6 बजे क्या कराऊंगी। और प्लस वाले बच्चों के लिए भी डाल दिया करूँगी कि प्लस में आज क्या क्या हम लोगों ने पढ़ना है। अगर तुम प्लस पे पढ़ना चाहते हो मुझसे, क्रैश कोर्स पढ़ना चाहते हो, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना चाहते हो पूरी डिटेल में, इकोलॉजी, सब कुछ तुम पढ़ना चाहते हो तो प्लस ज्वाइन कर लो। प्लस ज्वाइन करने का जो कोड है वो है ऋतु लाइव। ऋतु लाइव कोड से आप ज्वाइन करोगे तब आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, प्लस आपको मेरे कोर्सेज में आने का मौका मिल जाएगा, प्लस आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो और 6 महीने की फीस अगर आप ये कोड डालते हो आपको पड़ेगी 20-21 हज़ार रुपये पड़ेगी कुछ, जिससे कि आप सभी कुछ पढ़ सकते हो। आप केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, फिजिक्स भी पढ़ सकते हो और बायोलॉजी भी पढ़ सकते हो। एवरीथिंग दैट यू विल गेट देयर। एंड आई एम स्टार्टिंग सम न्यू कोर्सेज, सम वेरी गुड एक्साइटिंग कोर्सेज। तो आप नीट और बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर सकते हो उस कोर्स से। ठीक है, तो आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है, बाकी सभी कोर्सेज आप इससे ज्वाइन कर पाओगे। आई विल सी यू, थैंक यू सो मच। 6 बजे मैं मिलती हूँ आपको फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस में आज होपफुली लाइट रिएक्शन हम शुरू कर देंगे। ओके, आई विल सी यू, थैंक यू, बाय बाय।